हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। हम आज से एक क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं जिसमें हम एसएससी रेलवे जो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम है और जो आईएसआर और डीआरडीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस के जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए वाले इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है हम वो कवर करेंगे। हम हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो, और आने वाले वीडियोस में अगर वीडियो लंबा हुआ तो हम शायद 25 क्वेश्चंस करेंगे जिसके द्वारा हम ऐसा एक सीरीज़ करेंगे जिसमें हम हज़ारों क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चंस ही कवर करेंगे हम लोग। और आप ये क्वेश्चंस का ऐसा अरेंज किया गया है कि हर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिया है सो दैट आपको इस वीडियो देखने टाइम ही आप इसे एक मॉक एग्जाम एक मॉक टेस्ट करते जैसे ही आपको फील हो। उसका बाद हर एक क्वेश्चन का बाद मैं उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा, जिससे आपको वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा क्लियर होंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन मिले या एडिशनल कुछ क्वेश्चंस मिले। हम ऐसे अरेंज किए हैं, अगर आप 50 क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपके 150 क्वेश्चंस का नॉलेज मिले, ऐसा हमने क्वेश्चंस को अरेंज किया है। और एक्सप्लेनेशन भी हम वैसे ही देंगे। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में नोट्स लिखा है जो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, via which of the following amendment the term socialist was inserted in preamble of Indian Constitution? इनमें से ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जिसके द्वारा सोशलिस्ट वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था? तो हमारे जो प्रियम्बल है इसे कितना बार अमेंड किया है, ऐसा सवाल एग्जाम में आए हैं पहले भी। तो इससे सिर्फ एक ही बार अमेंड किया है आज तक, और वो किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। इस अमेंडमेंट से हम प्रियम्बल में 3 वर्ड को इंसर्ट किए थे, जो कि है सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो जो सोशलिस्ट वर्ड है वो हमारे प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। अब एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि कौन सा 3 वर्ड को इंसर्ट किया गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा। ऐसे भी सवाल कई बार पूछे, तो आपको ये 3 वर्ड आपको याद रखना है, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर। तो आप इसे SIS के शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर, SIS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं हमारे जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें? तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 500 तक हो सकते हैं। 500 है हमारा मैक्सिमम लिमिट, एंड जो मिनिमम लिमिट है, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए वो 60 होना चाहिए। पर ऐसे भी इंडिया में कुछ स्टेट्स है जहाँ पे 60 एक्चुअली नहीं है, 60 से भी कम है, जैसे कि सिक्किम है, गोवा है, मिजोरम है। इस स्टेट्स में मिनिमम जो बताया गया है 60, उससे भी कम है एक्चुअल में। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इट्स अमेंडमेंट? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग ये बताता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा अमेंड करना चाहिए? तो ये जो है हमारे पार्ट 20 में बताए गए हैं, जो कि आर्टिकल 368 के अंडर में बताए गए हैं। ये जो पार्ट है, पार्ट 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आर्टिकल है 368 ये भी कहीं बार पूछा गया है, सो आपका आर्टिकल भी याद रखना है। Who among the following can remove the governor of a state from office? इनमें से कौन हमारे स्टेट के जो गवर्नर है उसे अपने ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं? हमारे जो स्टेट के गवर्नर है उसे अपॉइंट करता है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो उन्हें रिमूव करने का भी राइट सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को ही है। सो हमारे स्टेट के गवर्नर को सिर्फ हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है। What is the minimum age prescribed by the Constitution of India for a candidate to be elected as Vice President of India? हमारे इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके मिनिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए?
हमारे इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके मिनिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स होना चाहिए। और कुछ इम्पॉर्टेंट मिनिमम एज लिमिट्स नीचे दिए गए हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, जिसमें से जो लोकसभा और राज्यसभा का है वो कई बार पूछे गए हैं। सो उसे याद रखना है आपको। लोकसभा का जो है वो 25 ईयर्स है और जो राज्यसभा का है वो 30 ईयर्स है। Which among the following article of Constitution of India abolishes the untouchability? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के बारे में बताया गया है? ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आते हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे भाग में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। और ये जो अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल 17 में बताए गए हैं। आपको फंडामेंटल राइट्स कौन सा पार्ट में आता है और वो कहाँ से कहाँ तक बताए गए हैं और पूरे कितने फंडामेंटल राइट्स है, ये सब आपको याद रखना है। पूरे 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे। फॉर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पीरियड एन अटॉर्नी जनरल इज़ अपॉइंटेड इन इंडिया? हमारे जो इंडिया के अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका टर्म कितना साल है? तो जो अटॉर्नी जनरल है वो हमारे इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ये क्वेश्चन सही कई बार पूछे गए हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है करके, तो वो अटॉर्नी जनरल है। और अभी के जो अटॉर्नी जनरल है उनके नाम है वी वेणुगोपाल। सो वेणुगोपाल नाम आपको याद रखना है। और जो मिनिमम जो टर्म है अटॉर्नी जनरल का, उसका कोई बारे में कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं गया है। सो हमारे प्रेसिडेंट को जब तक वो सूटेबल लगता है तब तक उसे अटॉर्नी जनरल के पोजीशन में रख सकते हैं। और जब हम हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन पूछते हैं तो उसे अटॉर्नी जनरल के नाम से बोलते हैं, और जब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट पूछते हैं तो उसे एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमारे पार्लियामेंट के जो राज्यसभा है उनमें कितने मेंबर्स को हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? हमारा जो राज्यसभा है उसका टोटल जो सीट है वो है 250 है, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ सीट्स है। और उसमें से 238 हमारे स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं, और जो बाकी बचे 12 मेंबर्स है उसे हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और वो ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं जिसको लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विस ऐसे वाले टॉपिक्स में जो बेस्ट है उन वैसे लोगों को हमारे इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 के अंडर में कितने फ्रीडम के बारे में बताया गया है? सो अगेन जो आर्टिकल 19 है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आते हैं। सो आर्टिकल 19 के अंडर में पूरे 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में बताया गया है। ये नीचे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं उसे। On which date Indian Constitution was finally signed by the members of the Constituent Assembly? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म किया गया था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, सो उनके सारे मेंबर्स ने किस डेट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया था? तो हम जो रिपब्लिक डे बनाते हैं वो जैन 26, 1950 को हुआ था। तो उससे 2 दिन पहले जैन 24 को हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सारे मेंबर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया था। Which among the following are considered essential for the realization of the highest good of Indian citizen? हमारे इंडियन सिटीजन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इन दिए गए ऑप्शंस में से? हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो राइट्स है वही है। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे लिए सबसे एसेंशियल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। Which part of the Indian Constitution deals with trade,
कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन दिस टेरिटरीज ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताया गया है। उसका आर्टिकल जो है 301 से लेके 307 तक है। अब डिटेल में नीचे दिए गए हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? हमारे इंडिया के पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हमारा इंडिया के सबसे पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुकुमार सेन है। हमारे जो 1989 तक हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। 1989 में ऐसा हुआ कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो वोटिंग एज 21 हुआ करता था उसे रिड्यूस करके एज 18 बनाया गया। सो काफ़ी सारे लोग अब वोट कर सकते थे। सो अचानक वर्कलोड बढ़ने के कारण उस वर्क को हैंडल करने के लिए एडिशनल 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करना शुरू किया था 1989 से। सो उसके बाद से हमारे 3 इलेक्शन कमिश्नर है, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उनके नीचे 2 अलग एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। सो हमारे पहला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुकुमार सेन। To enforce the fundamental rights, which among the following court has or have authority to issue writs? हमारे इनमें से कौन सा कोर्ट को writs इशू करने का राइट है? तो जो writs है वो मेनली जो इशू करते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो writs इशू करते हैं, ये इशू करने का राइट सिर्फ 2 ही कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। और जो सुप्रीम कोर्ट है जो writs इशू करते हैं वो आर्टिकल 32 के अंडर में करते हैं, और जो हाई कोर्ट है वो writs आर्टिकल 226 के माध्यम से करते हैं। और ये दोनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं, जिसमें से आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी जाना जाता है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट है और जिस फंडामेंटल राइट का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32। और ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कोर्ट को writs इशू करने का ज़्यादा पावर है? तो हमें ऐसे लगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर है, बट ऐसा नहीं है। writs जो इशू करते हैं उसमें ज़्यादा पावर हमारे स्टेट के हाई कोर्ट को है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो writs सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही इशू कर सकते हैं, जबकि हमारा जो हाई कोर्ट है वो writs फंडामेंटल राइट्स के अलावा दूसरे केसेस में भी इशू कर सकते हैं। Which among the following schedule is related to the responsibility of municipalities? इनमें से कौन सा शेड्यूल म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है? सो इसमें से जो 12th शेड्यूल है ये हमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है, और जो 11th शेड्यूल है ये हमें पंचायत के बारे में बताते हैं। और जो 12th शेड्यूल है जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है, इसे ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के द्वारा। और जो पंचायत के बारे में जो बताते हैं उससे ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के द्वारा। इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। फॉर हाउ मेनी टाइम्स दिस हैज़ हैपेंड इन इंडिया? जब भी हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस वेकेंट होते हैं तो हमारे जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे प्रेसिडेंट के पोजीशन को हैंडल करता है। तो हमारे जो हिस्ट्री में ऐसा कितना बार हुआ कि ऐसा हमारे चीफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट का पोजीशन को हैंडल किया था? तो ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है, और वो हुआ था 1969 में। उस टाइम पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे एम हिदायतुल्ला, उन्होंने प्रेसिडेंट के पोजीशन को हैंडल किया था। Who among the following was the vice president of the Executive Council in the interim government 1946-1947? हमारा जो इंटरिम गवर्नमेंट थे उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट कौन था?
तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे हमारे इंटरिम गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को ऐड किया गया था? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस एंड हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके केसेस को हैंडल करते हैं, और ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। और इसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग में पार्ट में भी ऐड किया गया था, जो कि अब है आर्टिकल पार्ट 14A के अंडर में। सो आपको पार्ट भी याद रखना है और ये जो आर्टिकल्स है ये भी याद रखना है। इन विच ईयर द 2 एडिशनल कमिश्नर्स वेयर अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने कुछ ऐसा 2 एडिशनल कमिश्नर्स को कब पहला बार अपॉइंट किया गया था इलेक्शन कमीशन में? तो मैंने कुछ टाइम पहले कहा था कि 2 एडिशनल कमिश्नर्स को 1989 में ऐड किया गया था, जब हमारे जो वोटिंग एज है उसे 21 से कम करके 18 बनाया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इन विच ईयर सिक्किम वॉज इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, सिक्किम को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कब इंक्लूड किया गया था? सो ये किया गया था 2002 में किया गया था। Under which of the following article comes the appointment of administrator of the union territory by the president of India? हमारा जो इंडिया के यूनियन टेरिटरी है उसे कंट्रोल करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, कमिश्नर, ऐसे कई नाम से जाने जाते हैं। इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वो कौन सा आर्टिकल के द्वारा ये करते हैं? सो ये जो करते हैं आर्टिकल 239 के पावर से करते हैं। हमारा जो प्रेसिडेंट है ये इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया जाता है। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। हु कॉल्ड इंडियन पीपल as a single people living under a single imperium derived from a single source? ये सेंटेंस इनमें से किसने कहा था? जो सेंटेंस से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनमें से किसने इस सेंटेंस को कहा था? तो ये कहा था हमारे जब नेहरू ने। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जो दिया गया है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संधानन कमेटी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफिस वॉज सेटअप इन इंडिया, इनमें से कौन से ऑफिस को संधानन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस में फॉर्म किया गया था? तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऑफिस को बनाया गया था। सो संधानन कमेटी जो है उनका रिपोर्ट डायरेक्टली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था उसका एग्जामिन करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाया गया था। तो उस कमेटी का जो चेयरमैन इनमें से कौन था? तो उस कमेटी के चेयरमैन थे सर अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर। सर अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर इन प्रेसिडेंट इलेक्शन? हमारे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट में, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इनमें से किसे बनाए जाते हैं? तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। और जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो उसके जो फाइनल डिसीजन है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट लेते हैं, इलेक्शन कमिश्नर नहीं लेते। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स एक्टिविटी टू,
हमारा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो अपने एनुअल रिपोर्ट को किसको सबमिट करता है? तो ये जो रिपोर्ट है ये हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन को सबमिट करते हैं। Which act during British India abolished the monopoly of East India Company in tea trade with China? इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा हमारे चाइना के साथ हमारे ईस्ट इंडियन कंपनी के जो मोनोपोली था टी ट्रेड में उसे अबोलिश किया गया था? तो ये किया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। The residuary power under the Government of India Act 1935 were given to, हमारा जो रेसिडुअल पावर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में ये पावर इनमें से किसे दिया गया था? तो ये जो पावर था ये हमारे वाइस रॉय को दिया गया था। Who held the portfolio of external affairs and commonwealth relation in the first cabinet of free India? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो पहला मिनिस्टर थे ये किसे बनाया गया था? उस पोर्टफोलियो को किसने हैंडल किया था इनमें से? तो वो हैंडल किया था हमारे नेहरू ने ही हैंडल किया था उस पोर्टफोलियो को। राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में है? सो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे जब पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पूरे 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। बाद में उसे रिड्यूस करके 6 फंडामेंटल राइट बनाया गया और जब 6 फंडामेंटल बनाया गया तो उसमें से एक फंडामेंटल राइट को डिलीट किया था जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, और वो पहले आता था आर्टिकल 31 के अंडर में जिसको डिलीट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। सो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा डिलीट किया गया था आर्टिकल 31 को, और इस फंडामेंटल राइट को जो था राइट टू प्रॉपर्टी उसे अब लीगल राइट बनाया गया और वो अब है आर्टिकल 300A के अंडर में जो कि है पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको आर्टिकल 300A भी याद रखना है और जो पार्ट है पार्ट 312 वो भी याद रखना है। Which of the following writs can be issued against a private individual? इनमें से ऐसा कौन सा writs है जिसे प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है? सो हमारे पूरे 5 writs होते हैं जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं, जिसमें से 4 हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट और एक लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में इशू करते हैं। सिर्फ एक ही writ है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इश्यू किया जा सकता है, वो है हेबियस कॉर्पस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? इनमें से कौन से आर्टिकल हमारे स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स देते हैं विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए? सो ये जो है ये DPSP के अंडर में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में। तो ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 40। आर्टिकल 40 के द्वारा हमारे स्टेट गवर्नमेंट विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, और जो है वो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है जो है इसे DPSP से जाना जाता है। और जो DPSP है ये हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडेप्ट किया था, और जो आयरलैंड है वो उसे स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडेप्ट किया था। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से केस के द्वारा हमारे पार्लियामेंट ने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के टाइम में उसके बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं होना चाहिए? तो ये जो कहा था वो केशव नंदा भारती केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हु वाज सेलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहला परमानेंट चेयरमैन कौन बना था?
तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहला बार फॉर्म किया गया था तो सबसे पहले एक टेम्पररी प्रेसिडेंट को सेलेक्ट किया गया था, जो था उन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें टेम्पररी चेयरमैन बना के एक परमानेंट चेयरमैन को इलेक्ट किया गया, जो कि है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में हमारे स्टेट और सेंटर के बारे में पावर्स के डिविजन्स के बारे में बताया गया है? सो ये बताया गया है हमारे 7th शेड्यूल में। हमारे इसके 7th शेड्यूल के हिसाब से हमारे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और ये जो यूनियन लिस्ट है इस पे जो भी लॉस बनेंगे वो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, और जो स्टेट लिस्ट है उसके सारे जो है वो हमारे स्टेट के द्वारा बनाए जाएंगे। और जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें जो टॉपिक्स है इसमें हमारे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉस बना सकते हैं, पर अगर स्टेट लॉ बनाने के बाद अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो पार्लियामेंट के जो लॉ है वो प्रिवेल करेंगे, स्टेट ने जो बनाया है वो प्रिवेल नहीं करेंगे। 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 4th शेड्यूल है वो इनमें से किसके बारे में बताते हैं? तो हमारा जो 4th शेड्यूल है ये हमारे राज्यसभा के सीट के एलोकेशन के बारे में बताते हैं। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है उसे राज्यसभा है वो, सो राज्यसभा के जो स्टेट के एलोकेशन है उसके बारे में बताते हैं हमारा 4th शेड्यूल। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत्स वेर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? इनमें से कौन से आर्टिकल के द्वारा हमारे पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था? सो ये दिया गया था आर्टिकल 243 के द्वारा। मैंने पहले कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992-1993 के द्वारा पंचायत को ऐड किया गया था, और ये जो ऐड किया गया था वो आर्टिकल 243 में ऐड किया गया था। Who said that India is a indestructible union of destructible states? ये जो सेंटेंस है किसने कहा था? ये जो सेंटेंस है हमारे B.R. अम्बेडकर ने कहा था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का भी हेड था। सो ये सेंटेंस B.R. अम्बेडकर ने कहा था। The 22nd Amendment Act 1969 facilitated the creation of new autonomous state of Meghalaya from which state? जो 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 है उसके द्वारा हमारे स्टेट मेघालय बनाया गया, वो किस स्टेट को डिवाइड करके बनाया गया था? सो ये आसाम को डिवाइड करके हमारा मेघालय का स्टेट इस अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था। Which amendment empowered the president to declare different proclamation of national emergency on different grounds simultaneously? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर्स देते हैं कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सके डिफरेंट ग्राउंड में? सो ये जो है 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा हमारे प्रेसिडेंट जो भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं वो डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर कर सकते हैं। Which amendment empowered the center to deploy its armed force in any state to deal with a grave situation of law and order? हमारे सेंटर को ऐसे कौन सा अमेंडमेंट पावर देता है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू होने पर अपने आर्म्ड फोर्सेस को स्टेट में डिप्लॉय कर सके? तो हमारे सेंटर जो है ये हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जो पावर्स है उसके द्वारा किए जाते हैं। Which committee examined the annual audit report of Comptroller and Auditor General of India? हमारे CAG के जो रिपोर्ट है ये एनुअल रिपोर्ट है, ये इसमें से कौन सा कमेटी एग्जामिन करते हैं? तो ये करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। हमारे CAG के जो रिपोर्ट है वो हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करते हैं एनुअल रिपोर्ट को। अभी आपको ये बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा कमेटी है जिसमें एक भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। वो कमेटी जो है पूरे के पूरे लोकसभा के मेंबर्स ही होते हैं। ऐसा कौन सा कमेटी है इसमें से? ये आपको राइट आंसर पता करके कमेंट्स में टाइप करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू ट्रांसफ़र एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? इनमें से कौन हमारे कोई भी कोर्ट के अंडर में वाला केस को कोई और स्टेट में या अपने खुद के अंडर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के कोई भी कोर्ट के नीचे वाले केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और चाहिए तो अपने खुद के अंडर में भी उस केस को ले सकते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अबॉलिश्ड द असिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इनटू 4 कैटेगरीज? हमारे जो इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा हमारे इंडियन स्टेट्स को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया था? और ये किया था 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे इंडिया के जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थे उस टाइम पे उसे 4 पार्ट्स के नीचे रखा गया था। अभी आपको ये बताना है कि ये 4 पार्ट में पार्ट डी जो है उसमें सिर्फ एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी को रखा गया था। तो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी था ये आपको पता करके बताना है कमेंट्स में। What is the minimum number of sessions of Lok Sabha to be held in an year? एक साल में हमारे लोक सभा के मिनिमम कितना नंबर ऑफ सेशन होना चाहिए? तो ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि हमारे एक साल में लोक सभा के मैक्सिमम जो रिसेस पीरियड होते हैं, ब्रेक होते हैं, वो कितने महीना के या कितने टाइम के हो सकते हैं? तो वो है 6 मंथ्स। और जो सेशंस होना चाहिए मिनिमम 2 सेशन होना चाहिए एक साल में। Which year is related to the formation of राज्यसभा for the first time? इनमें से कौन सा साल में हमारा राज्यसभा के फॉर्मेशन हुआ था? तो हमारे जो गवर्नमेंट बने थे, सबसे पहला इंडिपेंडेंट इंडिया के जो गवर्नमेंट बने थे ये बने थे 1952 में। तो जो राज्यसभा भी फॉर्म हुआ था वो 1952 में हुआ था, जिसमें पूरे 250 मेंबर्स है, जिसमें से 12 मेंबर्स को हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। विच सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर द इलेक्शन इन द राज्यसभा? राज्यसभा के इलेक्शन के लिए इनमें से कौन सा सिस्टम को फॉलो किया जाता है? तो जो राज्यसभा का इलेक्शन है उनके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इन विच ईयर हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वेर अडॉप्टेड फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड दिस हाउस ऑफ पीपल रेस्पेक्टिवली? हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा है उनका ये जो हिंदी नेम्स है इसे कौन सा साल में अडॉप्ट किया गया था? तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ये राज्यसभा है और जो हाउस ऑफ द पीपल है ये लोकसभा है। और राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हिंदी नाम है राज्यसभा एंड लोकसभा ये जो अडॉप्ट किया था 1954 में किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1954 में ये हिंदी नेम्स को अडॉप्ट किया गया था। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? इनमें से जब भी हमारे इंटर स्टेट काउंसिल बनते हैं तो इनमें से किसे चेयरमैन बनाया जाता है? तो जब भी इंटर स्टेट काउंसिल बनते हैं तो उसके स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है ये हमारे यूनियन होम मिनिस्टर को बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड? हमारा जो इमरजेंसी है जो कि आर्टिकल स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 के अंडर में आते हैं। तो जब भी स्टेट इमरजेंसी होता है तो प्रेसिडेंट रूल को लेके आते हैं उस स्टेट पे। तो उस प्रेसिडेंट रूल को कितने साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है या उसका मैक्सिमम पीरियड क्या है? तो जब भी ऐसा इमरजेंसी आते हैं तो उसे हमारे पार्लियामेंट से अप्रूवल होना चाहिए और उस अप्रूवल हर 6 महीना में अप्रूवल करके एक्सटेंड कर सकते हैं और ऐसा हम 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हर 6 महीने में अप्रूवल लेना ज़रूरी है, पर इसे एक्सटेंड करने का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 3 साल तक है। तो इससे आज के हमारे जो 50 क्वेश्चंस है जनरल अवेयरनेस के पॉलिटी के ये ख़त्म होता है। तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको इसी के कंटिन्यूशन में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि शायद 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और अगर वीडियो लंबा होता है तो 25 क्वेश्चंस करेंगे हमारे एक वीडियो में। और मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन के साथ दूसरा जो रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि अच्छा में पहले पूछे गए हैं वो भी बताने के, ताकि आपको 50 क्वेश्चन देखने पर 150 और 200 क्वेश्चन तक का आपको आइडिया मिल सके।
बट इसके वजह से वीडियो लंबा भी हो रहा है, तो हम शायद क्वेश्चन के नंबर को कम कर सकते हैं आने वाले वीडियोस में। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसके भी प्रेस कीजिए, ताकि हमें और भी ऐसे वीडियोस करने के लिए मोटिवेशन मिल सके, और आपको भी जब भी नया वीडियो हम पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन बार मिले और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आपको करना ऐसे है कि आप अब एक बार इस वीडियो को देख लिया है तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सब पता है। अब कुछ दिन के बाद दोबारा आपको जब रिवाइज़ करना होगा तो आप इस वीडियो दोबारा देखेंगे, पर दोबारा जब देखेंगे तो इस जो वीडियो की जो स्पीड है आप उसे एडजस्ट करके देखेंगे। आप जो वीडियो की जो स्पीड है उसको आप सेटिंग्स में जाके 1.25 टाइम्स और 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ करके आप जल्दी जल्दी हर एक क्वेश्चन के आंसर देंगे और रिवाइज़ कर सकेंगे आपको। तो आपको ये क्वेश्चंस हमेशा याद रहेगा, और एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे कोई ना कोई एग्ज़ाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक यू।